एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप हमें इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं हमारी वीडियोस को एंड आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। काफ़ी स्टूडेंट्स हमें अप्रोच कर रहे हैं ऑनलाइन स्पीकिंग के लिए और वो बहुत खुश हैं कि हम रीसेंट क्यू कार्ड्स अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट के साथ, फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो गाइज, आज हम एक और क्यू कार्ड लेके आए हैं, ये भी रिसेंट एग्जाम में आया था एंड वो है डिस्क्राइब अ टॉय यू लाइक्ड इन योर चाइल्डहुड। तो एक ऐसे टॉय के बारे में आपने डिस्क्राइब करना है जो आपके चाइल्डहुड में आपको बहुत पसंद था। You should say what kind of toy it is, when you received it, how you played it, and how you felt about it. So I have 4 questions here. So 4 points I will describe in my answer. तो कहता किस तरह का टॉय था, आपको कब मिला था, आप उससे कैसे खेलते थे और आपको कैसा फील होता था उसके साथ। तो अब हम सैंपल आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। I had many toys in my childhood, but here I'm going to talk about my electric toy car. My father gifted it to me on my 11th birthday. I used to spend hours playing with it. I was greatly fascinated by it. It was red in color. It worked with 4 Pantosh batteries fixed in a box under the car. When I switched it on, it would move in all directions. If there was an obstacle on the way, then the car could change directions. Along with that, it had lights which flickered at times. I was so fascinated by this car that I used to finish its batteries very soon. I used to show it to my friends with pride. None of my other friends had such a beautiful toy car. I just loved it, and when I saw the jealous look in their eyes, I remember once I took it to school in my bag. When I came home, I got a big spanking from my mother. I was very possessive about my car and never used to let anyone touch it. Even though I don't play with the car anymore, I still have it in my bedroom. Its color has faded now, but it has emotional value for me. That is why I have never thought of giving it away to my younger cousins. It brings back nostalgic memories of my childhood. So this is the cue card in which I have already discussed all the 4 points. But here I would like to translate it into my native language so that आपको समझ आ सके कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। तो मैंने बोला मेरे पास बहुत टॉयज थे चाइल्डहुड में, बट यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ अपनी इलेक्ट्रिक टॉय कार की। मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था, कब? मेरे 11th बर्थडे पे, और मैं उसके साथ घंटों खेलती रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा उससे फैसिनेट हो चुकी थी, मुझे बहुत पसंद थी। उसका कलर क्या था? रेड कलर था, और उसके अंदर ना 4 पेन टॉर्च बैटरीज जलती थी जो कार के अंदर निचली हिस्से के अंदर हम डालते थे, और जब भी मैं उसको स्विच ऑन करती थी वो हर एक जगह पे घूमने डायरेक्शन पे घूमती थी। एंड अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाती थी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती थी। अलॉन्ग विद दैट इट हैड लाइट्स विच फ्लिकर्ड एट टाइम्स, तो उसमें से कभी लाइट्स भी ऑन होती थी। मैं बहुत ज़्यादा उस कार, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी दैट मैं उसकी बैटरीज बड़ी जल्दी ख़त्म कर देती थी। और आई बिलीव कि सभी बच्चे ऐसे ही करते थे बचपन में, और करते हैं भी। और ये मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाती थी बड़े प्राउड के साथ, देखो मेरे पास कार है। और मेरे किसी भी फ्रेंड के पास इतनी ब्यूटीफुल कार नहीं थी, और जो उनकी आंखों में जेलस थी ना, वो मुझे वो देख के बहुत मज़ा आता था, जो कि गलत था, बट अब क्या कर सकते हैं, ह्यूमन नेचर है। मुझे मज़ा आता था। एक बारी मैं वो कार अपने स्कूल में ले गई थी बैग में डाल के छुपा के, और हम बचपन में हम सब कुछ ना कुछ टॉय ले जाते हैं छुपा के। और जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी से जो मेरी कटाई हुई, बहुत हुई पिटाई। मैं आपको अपनी कार को लेके बहुत पॉजेसिव थी, एंड मैं किसी को टच नहीं करने देती थी, ना अपने यंगर ब्रदर को, ना अपने इवन फादर को भी नहीं, जिन्होंने मुझे ला के दी थी। इवन दो आई डोंट प्ले विद द कार एनी मोर, अब मैं नहीं खेलती, बट मैंने अपने रूम में यहाँ पे उसको रखा हुआ है। उसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया हुआ है, बट उसके मेरे साथ इमोशनल वैल्यू जो उसके साथ जुड़ी हुई है ना मेरी, मैं बता नहीं सकती आपको। एंड इसी के कारण मैंने कभी उसको देने के लिए नहीं सोचा कि कई बार होता है ना अपने टॉयज अपने छोटे भाई बहनों को दे देते हैं, कजन्स को दे देते हैं, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने यंगर कजन्स को दूं, क्योंकि ये वो मेमोरी है मेरी चाइल्डहुड की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे उसी फेस में ले जाती है। कई बार कुछ सेंट होता है या कोई खुशबू होती है जो आपको उसी फेस में, कोई गाना होता है उसी फेस में ले जाता है ना, कि हाँ 4 साल पहले मैं कॉलेज में ऐसी थी। तो वैसी ये कार ऐसी है कि मुझे मेरे बचपन में ले जाती है। तो इसी के साथ हमारा क्यू कार्ड यहीं पे समाप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फॉलोअप क्वेश्चंस।
तो फॉलोअप क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज टॉयज। तो ये हम सबको पता है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनली गर्ल्स यूज टू लाइक टॉयज लाइक डॉल्स, किचन सेट, फेरीज एंड बटरफ्लाइज, बट बॉयज नॉर्मली प्रेफर्ड aggressive toys like guns, cars and things to build and which make a lot of noise. The other difference was that boys normally pick blue, brown and green. Girls on the other hand choose pink with a tinge of purple. These differences have been disappearing over the years. मतलब ये आपको लगता होगा कोई पिंक कलर देखे तो वही कहता है ना लड़कियों का रंग है, किसी लड़के ने कोई पिंक कलर की चीज पकड़ी और तू ही कुड़ियां वाली चीज पड़ी हुई है। तो वही चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं अपने आंसर में। तो जो आप फील करते हो, जो आपके थॉट्स है आपने वही बताने हैं। ये नहीं कि मेरे पास कंटेंट नहीं, कंटेंट आपके पास है। द प्रॉब्लम इज द लैंग्वेज एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर कंटेंट। तो आप वही बोलिए जो आपको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डू यू थिंक टॉयज रियली हेल्प इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट? के टॉयज हेल्प करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट के लिए? Yes, toys play a big role in children's development. It helps to develop their motor and sensory skills and also their cognitive abilities. At the same time, it also leads to their social development, especially when they play with other children. Children also learn responsibility when parents ask them to properly store their toys. तो बहुत कुछ टॉय से सीखा जा सकता है कि आप ब्लॉक्स के साथ बिल्डिंग बना सकते हो या पजल्स के साथ अपना दिमाग यूज कर सकते हो। तो देयर इज मोटर, सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। और सोशल भी है कि आप अपना जब टॉय शेयर करते हो या पेरेंट्स कहते हैं इस टॉय को संभाल के रखो तो आप उसको स्टोर करते हो। तो बहुत कुछ बच्चा सीखता है। Does modern technology have an influence on children's toys? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के टॉयज के ऊपर आजकल? Yes, modern technology has a big influence on toys. Both the type of toys available and the children's preferences for toys have changed over time. Today's robots, app-controlled cars are more popular. Board games are becoming less and less popular. Simple action figures and dolls have also become much more detailed. So पहले हम क्या खेलते थे? लूडो खेलते थे ना, आपको लूडो याद हो, या चेस हो गई। बट आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे रॉबोट्स आ गए, कुछ गैजेट्स आ गए हैं, डॉल्स आ गई हैं, तो जो एक्शन कर सकती है। तो वो आजकल टेक्नोलॉजी के कारण वो चीजें चल रही हैं। तो अब हम लूडो वगैरह खेलते नहीं है, कम खेलते हैं, अगर खेलते तो फोन पे। फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू लॉस्ट आवर हैंड स्किल्स सच एज स्विंग? क्या हम अपनी जो हाथ की कला है, स्किल्स है, क्या वो भूल गए? जैसे कि स्विंग करना, चलना। Swing by hand has definitely become a thing of the past. Swing machines have come up in a big way, but manual swing machines are still used. These have a hand paddle or a foot paddle. My mother has a fully automatic computerized swing machine, but she has to operate it herself when she sews. तो अब कहता है जो कपड़े सीने वाली मशीन जिसको कहते हैं, कहता वो जो है वो काफी बदल गई हुई है। पहले क्या होता था, पहले मम्मी हाथ से ही करती थी ना, कपड़े सिलती थी। अब तो पैडल आ गए हैं, फुट पैडल आ गए हैं, हैंड पैडल आ गए हैं और फुली ऑटोमेटिक भी आ गई है। मेरी मॉम के पास है, बट जब उन्होंने करना होता है ना तो वो वही अपने हाथ से करते हैं, ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको जो आते हैं ना वही चीजें करते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्यू कार्ड और फॉलोअप क्वेश्चन यही पे समाप्त होते हैं, एंड होते हैं। आई लव टू स्पीक हिंदी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो गाइज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्पीकिंग्स अगर आप देना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड विल शेड्यूल एन ऑनलाइन बैच फॉर यू। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस। टिल देन, sayonara. Thank you. Card. In this video, I'll be discussing a new cue card. And guys, हमने काफ़ी क्यू कार्ड डिस्कस किए हैं जो रिसेंटली एग्जाम में भी आए हैं, और अब हम एक और क्यू कार्ड डिस्कस करने जा रहे हैं जो जैन में एग्जाम में आया है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। You should say who the person is, how you should know about this person, what sort of life they had before they became famous, how this person became famous, and explain why you like this person. So in this video, I have 1, 2, 3, 4, 5 questions. So I need to cover these 5 points in my cue card. You need to take care of one thing, that whenever you'll get a cue card, just read these questions, sub questions, and आपको ये क्वेश्चंस के आंसर अपने क्यू कार्ड में जरूर देने हैं। अब हमारे पास क्यू कार्ड है कि एक फेमस पर्सन के बारे में बताइए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। कौन है वो, आपको उसके बारे में कैसे पता है,
वो फेमस होने से पहले कैसी लाइफ उनकी थी, वो फेमस कैसे हुए और आपको वो क्यों पसंद हैं। तो डिस्कस करते हैं सैम्पल आंसर। I would like to meet many famous people, but here I'm going to talk about India's ex-Prime Minister Manmohan Singh. Or a person I admire the most is our ex-Prime Minister Manmohan Singh. अगर आपको कोई क्यू कार्ड आता है, डिस्क्राइब योर रोल मॉडल, डिस्क्राइब अ पर्सन यू वांट टू मीट, डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर, योर आइडियल पर्सन, तो आप ये कंटेंट उसमें यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक क्यू कार्ड का आंसर हम बाकी क्यू कार्ड्स में दे रहे हैं। He was born in Gah village located in Punjab province of Pakistan and was the first Sikh Prime Minister of India. He is a dynamic and development oriented leader. He served as a member of the parliament representing the state of Assam in the upper house of the parliament. He had been the member of the parliament for 5 consecutive terms. The reason why I admire him is that his life shows how an ordinary boy from a deprived, which means poor class, could reach the highest levels of the nation. It is all because of his hard work and determination. During his tenure as finance minister in 1990s, he opened up India's economy to foreign investments, which helped a lot in India's economic growth. He is one of the most influential architects of Indian socialist economy and helped it to become a capitalistic one. I believe he helped establish India's presence among the developed nation. He is also famous for the Indo-US Civilian Nuclear Agreement, which gave India access to nuclear fuel and technology. His focus on development, eye for detail, and effort to bring a qualitative difference in the lives of the poorest of the poor have made him a popular and respected leader across. He is the role model for one and all. I would like to meet him and seek his blessings. I would like to get his autograph. Every country needs people like him to take their nations to the top. So now I'll be discussing in this my native language. A person I admire the most is our ex-Prime Minister Manmohan Singh. अब मैं जिनके बारे में बताने जा रही हूँ वो मनमोहन सिंह है। वो गाह विलेज में पैदा हुए थे जो कि पंजाब में था। कौन से पंजाब में? जो पाकिस्तान के साइड पंजाब चला गया है अब उसमें। और हमारे फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। डायनामिक और डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे। उनके दिमाग में ये था कि मैंने इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और असम स्टेट को रिप्रेजेंट किया उन्होंने अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। और वो 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। मैं उनको एडमायर इसलिए करती हूँ, उनकी लाइफ दिखाती है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बॉय जो कि पुअर क्लास से बिलोंग करते थे और वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे नेशन के। अब प्राइम मिनिस्टर से ऊपर क्या है इंडिया में? कुछ भी नहीं। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो इतने ऐसे बैकग्राउंड से आते थे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। ये क्या कारण था उसका? उनकी मेहनत और उनकी डिटर्मिनेशन। ड्यूरिंग हिज टेन्योर वो फाइनेंस मिनिस्टर है 1990s में और उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आए सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। उन्होंने इंडिया की सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ किया एंड आज हम कैपिटलिस्ट उसमें आ रहे हैं, नंबरिंग में आ रहे हैं, तो वो इनके कारण है। एंड मुझे लगता है, मेरा मानना है, ही हेल्प एस्टैब्लिश इंडियाज प्रेजेंस अमंग द डेवलप्ड नेशंस, और बहुत ज़्यादा इन्होंने इंडिया की प्रेजेंस बढ़ाई। ही इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट रहा हुआ है इंडिया का, और न्यूक्लियर एग्रीमेंट था जिसमें क्या था, इंडिया को एक्सेस मिला न्यूक्लियर फ्यूल में और टेक्नोलॉजी में। एंड हिज फोकस ऑन डेवलपमेंट, आई फॉर डिटेल एंड एफर्ट्स टू ब्रिंग अ क्वालिटेटिव डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पुअर हैव मेड हिम अ पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड लीडर अक्रॉस। उन्होंने बहुत काम किया, मतलब पुअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया, बहुत चीज़ों का ध्यान रखा। वो सबके रोल मॉडल भी हैं और मैं चाहती हूँ मैं उनको मिलूँ और उनकी ब्लेसिंग्स भी लूँ एंड उनका ऑटोग्राफ भी लूँ। हर एक कंट्री को ऐसा इंसान ज़रूर चाहिए जो नेशन को टॉप पे लेके जाए, जैसे हमारे मनमोहन जी हैं। हम अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, हम आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें। Now I'll be discussing follow-up questions of the same cue card.
So the first question is, what type of people are famous in your country? कहता किस तरह के लोग फेमस होते हैं? जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, बॉलीवुड होते हैं, वो फेमस है. जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है वो फेमस होते हैं आज के टाइम पे. In my country, cricketers are very famous, Bollywood stars are very famous, and at the same time, some people who have an outstanding achievement or have accomplished something in life become public figures. Most of these people are role models, and many people dream of becoming like them. So people who can attract large crowds become famous in my country. So आज तो YouTube, Instagram, Facebook भी है जिससे लोग काफी famous हो रहे हैं. Second, how do people become famous nowadays? कैसे लोग famous हो रहे हैं आज के टाइम पे? People become famous when they have achieved something that other common people have not done so far. Some of the movie stars are very famous because they have a box office hit. Some singers are very famous because of their singing talent. Politicians become famous for their oratory skills, बोलने की skills जो होती हैं, भाषण देने की जो skills हैं, communicative skills. There is another category of famous people that become famous among people by their wrong deeds. कहते जो कुछ गलत काम करके भी फेमस होते हैं वो भी लोग हैं जो फेमस हो रहे हैं. और आज के टाइम पे YouTube, Instagram से भी लोग फेमस हो रहे हैं. जैसे आप हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं हम भी इसी लीग पे जा रहे हैं. What is the difference between people who were famous earlier and who are famous now? कहता पहले के और अब के जो लोग फेमस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है. A few decades ago, people were famous who had achieved something or had hit upon an invention. Some people were famous for their sacrifice or for their giving nature. For example, Mother Teresa. कहता है वो लोग फेमस है जिन्होंने कुछ अचीव किया था, जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे गए या कोई इन्वेंशन की थी या देश के लिए सेक्रीफाइस किया, हमारे भगत सिंह जी, या उनकी गिविंग नेचर थी जैसे मदर टेरेसा. बट नाउ डेज मैनी पीपल आर फेमस जस्ट बिकॉज दे आर चिल्ड्रन ऑफ फेमस पीपल. के बच्चे हैं फेमस लोगों के, नेपोटिज्म इज देयर, ड्रेसिंग सेंस के कारण फेमस है या सिंगिंग टैलेंट्स के कारण फेमस है. और जैसे अभी आपको रिसेंटली आपने देखा होगा वो बचपन का प्यार जो लड़का था वो फेमस हो गया. कच्चा बादाम वो जो सर थे वो फेमस हो गए अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज डू फेमस पीपल हैव इन कॉमन? कहते जो लोग फेमस है उनमें क्या क्वालिटी है कॉमन? All the famous people have a public appeal. They have a talent or charm that can attract crowds. जो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर देता है ना, कहता पब्लिक अपील है जिसमें वो ये चीज उनमें कॉमन है. Some famous people are very intelligent, like the famous mathematician Shakuntala Devi. But one thing is sure, a famous person must always be humble and grounded. Only then he will retain the fame. कहता है कोई भी फेमस हो उसको ये दो चीजें नहीं भूलनी चाहिए अगर वो चाहता है कि वो फेम उसके साथ रहे. रिटेन का मतलब होता है कीप. और इसी के साथ हमारे क्यू कार्ड और फॉलोअप क्वेश्चंस हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं. गाइस, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है स्पीकिंग में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको ऑनलाइन 1-to-1 स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है हम अवेलेबल है. ये वीडियो हमने आपको कंटेंट देने के लिए किया है. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस जो आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं. आईएलटीएस स्पीकिंग, क्यू कार्ड एंड फॉलोअप क्वेश्चंस. रिसेंटली हमने काफ़ी वीडियोस शेयर की जिसमें हमने रीडिंग की टेक्निक्स, राइटिंग टास्क 2 का फॉर्मेट, इवन कंटेंट. इसके अलावा जो एग्जाम में रिसेंटली लास्ट ईयर और इस ईयर क्यू कार्ड्स आ रहे हैं हम वो भी आपसे अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं. सो इस बार हम वीडियो लेके आए हैं क्यू कार्ड की और फॉलोअप क्वेश्चंस की जिसमें हम लेटेस्ट क्यू कार्ड डिस्कस करने जा रहे हैं जो है डिस्क्राइब समथिंग यू रिसीव्ड फॉर फ्री. कुछ ऐसी चीज के बारे में बताइए जो आपको फ्री मिली थी, जिसमें हमारे पास सब क्वेश्चंस हैं. व्हाट इट वाज, हु यू रिसीव्ड इट फ्रॉम, वेयर यू रिसीव्ड इट एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. सो वी हैव 4 पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू कवर इन आवर क्यू कार्ड. वो चीज क्या थी, किससे आपको रिसीव हुई, वो कहाँ पे रिसीव किया आपने और आपको कैसा लगा था उसको रिसीव करके. तो अब हम यहाँ पे सैंपल आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं. I have received many free gifts in my life, but I would like to talk about a free coffee which I got on my birthday. When I visit Delhi or Chandigarh, I love to visit Starbucks as I love their coffee. During one of my first few visits, one of the salesperson in Starbucks told me to get a Starbucks card as I am a regular coffee drinker. She told me that the card was free and there are some amazing perks for regular coffee drinkers. I was skeptical at first and there's no Starbucks in my city and I was wondering how many times would I actually drink one. But after some persuasions by the sales girl, I got one nonetheless. One of the benefits was a free coffee during the birthday month. I didn't know this.
So by chance, I visited a Starbucks in June, which is my birthday month. When I was about to pay, the salesperson asked me if I was due a free coffee because of my birthday month and should he make this order the free one. I wasn't expecting it, but more than that, I didn't ask for it. He offered it. I then inquired whether it could be any coffee and if I could make some modifications like adding whipped cream. When he said, I told them to make it a mocha and add whipped cream. I normally don't make these additions because their coffee is already very expensive. I thought there would be no better opportunity to try it, so I went for it. I really enjoyed the coffee. If I would have paid for it, it would have cost me around 400. It was a big amount, but it made me so happy like I had won a lottery. That day, I got a card made for my mother and my sister as well. However, then the salesperson told me that the free birthday month coffee is applicable only when we buy coffee worth rupees 5,000 in a year. I don't think they'll drink so much coffee, but I have already started looking forward to next June and the next free coffee. Now I'll be discussing this cue card in my native language. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, I have received many free things in my life, but I would like to talk about a free coffee which I got on my birthday. मुझे काफ़ी फ्री थिंग्स मिली हैं अपनी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे मैं बात करने चाहूँगी कि कॉफ़ी जो मुझे फ्री मिली थी अपने बर्थडे पे. जब भी मैं दिल्ली या चंडीगढ़ जाती हूँ तो वहाँ पे स्टारबक्स मुझे जाना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है. जब मैं एक बारी गई वहाँ पे एक सेल्स पर्सन ने मुझे बताया कि मैं स्टारबक्स का कार्ड ले लूँ अगर मैं रेगुलर कॉफ़ी ड्रिंकर हूँ. तो उसने मुझे बताया कि कार्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड उसके साथ बड़े फ़ायदे हैं, पर्क्स मुझे मिलेंगे एंड क्योंकि मैं रेगुलर कॉफ़ी ड्रिंकर हूँ. पहले तो मैं सरप्राइज हो गई. स्केप्टिकल मतलब सरप्राइज हो जाना, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो कोई पठानकोट सिटी में स्टारबक्स नहीं है एंड मैं फिर सोचने लगी कि मैं कितनी बारी कॉफ़ी पीती हूँ. बट उस लड़की ने इतना मुझे प्रेशराइज किया, सेल्स गर्ल ने, कि मैंने ले लिया. एक बेनिफिट उसका ये था कि मुझे फ्री की कॉफ़ी मिलेगी जब मेरा बर्थडे मंथ होगा और मुझे इसका नहीं पता था. तो बाय चांस मैं स्टारबक्स गई जून में जब मेरा बर्थडे आता था और वो मेरा बर्थडे मंथ था. जब मैं बिल देने लगी तो सेल्स पर्सन ने मुझे बोला कि ये आपकी फ्री कॉफ़ी है क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है. तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड और मैंने ना ही उसको बोला था, उसने मुझे ऑफर किया था. मैंने फिर इंक्वायर किया कि इसमें मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ, मॉडिफिकेशन, जैसे whipped क्रीम डलवा लूँ. तो उसने मुझे बताया कि हाँ आप कर सकते हो. तो मैंने उसको बोला मुझे मौका कॉफ़ी पीनी है और इसके अंदर आप whipped क्रीम डाल दो. तो वैसे मैं ऐसी कभी करती नहीं हूँ बिकॉज मेरे को अपनी पॉकेट भी देखनी होती है. तो अगर मैं वैसे ऑर्डर करती तो वो कॉफ़ी मौका बहुत एक्सपेंसिव चली जाती whipped क्रीम के साथ. तो आई थॉट देयर वुड बी नो बेटर अपॉर्चुनिटी टू ट्राई इट. तो मुझे लगा मौके का फ़ायदा उठा लूँ मैं. तो मैंने वो किया और मैंने कॉफ़ी, सीरियसली वो कॉफ़ी इतनी यमी थी. अगर आप स्टारबक्स जाओ तो ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है ये कॉफ़ी उनकी. एंड अगर मुझे पे करना होता तो वो कॉफ़ी का मुझे 400 लगता. एंड दो ये बड़ी अमाउंट नहीं थी बट इट मेड मी सो हैप्पी लाइक आई हैड वॉन अ लॉटरी. पर मेरे लिए एक था कि मुझे फ्री की चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती, तो मुझे था मुझे मेरी लॉटरी लग गई. एंड दैट डे आई गॉट अ कार्ड मेड फॉर माई मदर एंड सिस्टर एज वेल. मैंने मम्मी और अपनी सिस्टर के लिए भी, दी के लिए भी कार्ड बनवाया. तो सेल्स पर्सन ने मुझे ये बताया कि ये फ्री बर्थडे मंथ कॉफ़ी है, एप्लीकेबल तभी होगी जब आप एक साल में 5,000 की कॉफ़ी पियोगे. आई डोंट थिंक दे विल ड्रिंक सो मच कॉफ़ी. मुझे लगता मेरी मम्मी और सिस्टर इतनी कॉफ़ी पियेंगे. बट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जून एंड दी नेक्स्ट फ्री कॉफ़ी. पर मैं अब अपने नेक्स्ट बर्थडे की वेट कर रही हूँ जब मुझे फ्री कॉफ़ी मिलेगी. आई एम सो एक्साइटेड गाइज. अब हम बात करने जा रहे हैं इस क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस के बारे में. सो आई विल बी डिस्कसिंग 4 फॉलोअप क्वेश्चंस जिसमें से 2 रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं. सो फर्स्ट इज, do you think people should pay for higher education and why? So I'll start like this. I definitely think that people should pay for higher education themselves. मुझे लगता है कि खुद उनको पे करना चाहिए. I think people should only go for higher education when they are really interested. Paying it for ourselves means we do it only when we really want to.
At the same time, I also feel that government should provide scholarships and loans to poor students so that they don't leave education because of money. Second question, is it good or bad for people to have a free education in the future? आई थिंक फ्री प्राइमरी एजुकेशन इज गुड. मुझे लगता है छोटे बच्चों वाली एजुकेशन उनको फ्री देनी चाहिए बिकॉज एवरी वन शुड गेट प्राइमरी एजुकेशन, बट आई थिंक हायर एजुकेशन शुड बी पेड फॉर बाय दी स्टूडेंट देमसेल्फ. बट जो हायर एजुकेशन है वो बच्चे को खुद पे करनी चाहिए. एक्चुअली आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू फंड हायर एजुकेशन फॉर एवरी वन, और गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए हायर एजुकेशन के लिए फंड करे. थर्ड, व्हाट फ्री गिफ्ट्स डू कंपनीज यूजुअली गिव टू देयर कस्टमर्स. कहते हैं कंपनीज अपने कस्टमर्स को फ्री गिफ्ट क्या देती हैं. In India, I think companies give small gifts like pens, calendars and cups etc. to customers. तो आपने देखा होगा आपके घर पे भी कोई किसी कंपनी का पेन या की चेन्स या कैलेंडर्स या कप्स पड़े होते हैं. They are free gifts to customers, but in a way they are advertising for the company. फ्री गिफ्ट तो होते हैं बट कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं कंपनी के लिए. देन देयर आर ऑल्सो डील्स लाइक बाय वन गेट वन फ्री विच आर टेक्निकली गिफ्ट बट इन अ वे. होते तो ये गिफ्ट नहीं एक तरह के बट एक तरीके से होते हैं बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर का भी फायदा है. द प्राइजेस फैक्टर इन द फ्री गिफ्ट सच दैट द कंपनी इज स्टिल इन प्रॉफिट. तो उनके प्राइजेस ऐसा होते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में ही होती है. वाई डू कस्टमर्स लाइक टू रिसीव फ्री गिफ्ट फ्रॉम कंपनीज. और कस्टमर्स को क्यों पसंद है फ्री गिफ्ट रिसीव करना. आई थिंक देयर इज नो बेटर फीलिंग देन गेटिंग समथिंग फॉर फ्री. It is just human nature. When we get something for free, we feel lucky. When we buy something, we are always thinking whether we could have gotten something better for the same price, whether we were cheated. But when we get something for free, we feel like we couldn't get a better deal because what's better than free? मुफ्त से फ्री से अच्छा कुछ नहीं लगता इंसान को. दैट्स इन ह्यूमन नेचर. तो इसी के साथ हमारा ये क्यू कार्ड भी डन होता है. गाइस, आपको अगर किसी भी क्यू कार्ड में या किसी भी फॉलोअप क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम अपने यूट्यूब चैनल में जो लेटेस्ट क्यू कार्ड्स हैं अपडेट करते जाएंगे. अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स के साथ जो भी आज की तैयारी कर रहे हैं आप उनसे ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं. I'll be discussing a cue card and its follow-up questions. So here is our cue card. Describe an ambition that you haven't achieved. तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं वो इच्छा, वो अभिलाषा जो अभी तक आपने अचीव नहीं की है. तो यहाँ पे जो सब क्वेश्चंस हैं वो हैं what it is, why you haven't achieved it, what you did and how you felt about it. गाइस, यहाँ पे हैं 4 आपके पॉइंट्स जिसको आपने कवर करना है अपने क्यू कार्ड में. तो आपके जो सब क्वेश्चंस हैं वो इस तरह हैं. वो क्या इच्छा है आपकी, अभी तक आपकी क्यों अचीव नहीं हुई, आपने उसके लिए क्या किया और आपको कैसा फील हो रहा है उसके लिए. तो यहाँ पे हमारा सैंपल आंसर है आई हैव मेनी एम्बिशंस इन माई लाइफ but the one ambition that I'm working on right now is to go for higher education in Canada. Earlier, I didn't have any plans to go abroad, but a conversation with a friend who went to Canada changed my opinion. He told me about the difference in the quality of education and the work opportunities available there. So after completing my senior secondary education, I decided that it would be the best opportunity for me. There are 2 main requisites to get admission in a good Canadian college. The first is good grades in senior secondary education. My grades are pretty satisfactory, so I didn't have to worry about that. The second is good score in English language tests like IELTS or TOEFL. I learned that Canadian colleges give preference to IELTS and hence I'm taking the IELTS exam. For the past 2-3 months, I have been practicing for the exam. I ordered the Cambridge books and started my preparations from them. There's a lot of free material available on the internet. So I used that to prepare myself. I used to practice for about 8 hours every day. I used to try to cover every IELTS module twice. For listening and reading, I didn't need much help. I just practiced the test papers and looked at my mistakes after that so I don't repeat them. For speaking and writing, I joined a coaching institute and their teachers helped me a lot. I hope to get good band so I can move ahead to the next step, which is to apply for an offer letter from a Canadian college.
I don't think it has been an easy journey. English is not my first language and I've had to practice really hard. But I hope the fruits of the efforts will definitely be worth the struggle. So guys, हमने यहाँ पे अपने चारों क्वेश्चंस जो हैं मेंशन कर दिए कि क्या चीज़ थी वो, कैसे मैंने अचीव किया, मुझे कैसा लगा. सो दिस इज द क्यू कार्ड एंड हम इसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी नेटिव लैंग्वेज. आई हैव मैनी एम्बिशंस इन माई लाइफ. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी बहुत सारी एम्बिशंस हैं किसमें, ज़िंदगी में. बट जो मेरी एक एम्बिशन है, मैं उसके ऊपर जिसके ऊपर काम कर रही हूँ अभी, वो है हायर एजुकेशन लेना. कहाँ पे? कनाडा में. पहले मेरे कोई प्लान्स नहीं थे अब्रॉड जाने के, बट एक कन्वर्सेशन हुई, एक बात हुई किसके साथ, फ्रेंड के साथ जो कनाडा गई थी और उसने मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया. और फिर मुझे हुआ कि मुझे भी कनाडा जाना है. उसने मुझे बताया कि क्या डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पे और वहाँ पे. उसने मुझे वो सारी क्लैरिटी दी. सो जैसे ही मैंने अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की, मैंने क्या किया, मैंने किया कि अब मैं ढूंढूं कि मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है. तो मैंने देखा कि दो चीज़ें जो चाहिए हैं कनाडा में एडमिशन पाने के लिए, मैंने उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया. तो पहली चीज़ क्या थी, गुड ग्रेड्स होने चाहिए किसमें, 12th में. देन माई ग्रेड्स आर प्रीटी सेटिस्फैक्ट्री, मेरे अच्छे ग्रेड्स हैं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ. सो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं थी. सेकेंड था इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी. मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है अगर मुझे अपनी फाइल लगानी है, तो वो या तो आयल्स होता है, टॉफल होता है. तो मुझे जब मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, तो मुझे पता चला कैनेडियन कॉलेजेस जो हैं वो प्रेफरेंस किसको देते हैं, आयल्स को. तो आप तभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको आयल्स करनी है, स्पीकिंग की प्रिपरेशंस करनी है, सो दैट आप अपना स्कोर कार्ड में अच्छा रिजल्ट लेके आ सकें. तो मैंने आयल्स एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी. मुझे 2 से 3 महीने लगे और मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही थी. मैंने कैम्ब्रिज बुक्स ऑर्डर की एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की उनसे. और नेट पे तो बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल है. जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो मैंने इससे अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया. मैं 8 आवर्स के लिए हर दिन प्रैक्टिस करती थी एंड मैं ट्राई करती थी कि मैं हर मॉड्यूल 2 बारी कवर करूं. लिसनिंग और रीडिंग मेरी हो जाती थी क्योंकि उसके लिए मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी और अपनी मिस्टेक्स देखने की ज़रूरत थी जो मेरी बाद में आती थी. सो मुझे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट स्पीकिंग और राइटिंग के लिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. मैंने डैफोडिल्स को ज्वाइन किया जो कि लुधियाना में है. तो डैफोडिल्स आयल्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जिसमें नाजुक मैम पढ़ाते हैं. एंड वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत ध्यान रखा, बहुत बारीकियाँ सिखाई. एंड मेरे को आशा है कि मेरे अच्छे बैंड आएंगे और मैं अपने जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर जा सकती हूँ. वो क्या है, ऑफर लेटर अप्लाई करना. किसके लिए, कहाँ से, कैनेडियन कॉलेज से अप्लाई करना, सो दैट मैं कनाडा जा सकूँ. और मुझे नहीं लगता ये इजी जर्नी थी क्योंकि इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है एंड मुझे उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी. बट मेरा मानना है कि ये जो मेरे एफर्ट्स है इसका फ्रूट मुझे ज़रूर मिलेगा एंड मेरे बैंड ज़रूर अच्छे आएंगे और मैं अपनी कनाडा की जो मेरा एम्बिशन है कनाडा जाके अपनी एजुकेशन लेने का, वो सपना ज़रूर पूरा होगा. तो इसी के साथ हमारा क्यू कार्ड जो है वो ख़त्म होता है. अब हम बात करने जा रहे हैं इसी क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस की. एंड इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट एम्बिशंस डू चिल्ड्रन यूजुअली हैव. कहते बच्चों की ज्यादातर क्या एम्बिशन होती हैं. चिल्ड्रन हैव मैनी एम्बिशंस, उनकी बहुत इच्छाएं, बहुत अभिलाषाएं होती हैं. द फर्स्ट एम्बिशन इज मेनली अबाउट द प्रोफेशन इन चाइल्डहुड. Everyone has an ambition to do something novel like becoming a doctor, something exciting like becoming a pilot or an astronaut. मैं भी जब छोटी थी मैं भी यही कहती थी मुझे डॉक्टर बनना है. तो बचपन में हमारे यही सपने होते हैं कि हाँ हम ये चीज डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे. Then children also have an ambition of earning huge amounts of money. और यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं मैंने तो बहुत बड़ा होकर बहुत पैसे कमाने हैं, पैसे चाहिए मुझे. तो ये भी बच्चों की इच्छाएं होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, why are some पीपल वेरी एम्बिशियस इन देयर वर्क. कहते कुछ लोग जो है बहुत अभिलाषी क्यों है अपने काम में. आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर नेचर. उनकी नेचर ऐसी है. दे आर एम्बिशियस बिकॉज दे वांट टू ग्रो एंड अचीव समथिंग इन देयर लाइफ. वो अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं. दे वांट टू बी नोन फॉर देयर वर्क. वो अपने काम के बारे में, काम के नाम पे जाने चाहते हैं. जैसे हमारे टाटा जी हैं, अंबानी जी हैं, वो अपने काम के सहारे जाने चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डोंट सब पीपल हैव ड्रीम्स? कई लोगों के ना ड्रीम्स ही होते हैं, आप उनसे बात करोगे तो दे आर लाइक क्या, हमें पता ही नहीं लाइफ में करना क्या, समझ ही नहीं है। तो कहता क्यों ऐसे लोगों के, क्यों लोगों के ड्रीम्स नहीं होते ऐसे? आई थिंक एवरी वन हैज सर्टेन ड्रीम्स, मुझे लगता है, मेरा मानना है। तो मैंने यहाँ पे अपना जनरल जो एक क्लियर कर दिया कि मेरा मानना है, यहाँ पे मैं बाकियों की बात नहीं कर रही, मेरा मानना है कि हर एक के सर्टेन ड्रीम्स होते हैं। इट्स जस्ट दैट सम पीपल आर टू लेजी टू वर्क फॉर देयर ड्रीम्स। कहता कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं करते। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर्स हु कैन डू एनीथिंग फॉर देयर ड्रीम्स एंड इट शोज। और कई अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल बैलेंस वर्क एंड लाइफ? कहता लोग बैलेंस कैसे करते हैं वर्क और लाइफ को? आई थिंक एवरीवन डज इट इन देयर ऑन वे। मुझे लगता है हर एक का ना अपना एक तरीका है। माई मदर स्विचेज ऑफ हर वर्क मोबाइल फोन आफ्टर 5 PM। तो मेरी मम्मी क्या करते हैं, 5 बजे के बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं। सम पीपल डू इट बाय टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं व्हेन दे ओनली फोकस ऑन देयर फैमिली, जब वो फैमिली पे फोकस करते हैं। आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट इज समथिंग ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ट्राइज टू डू एंड फेल्स। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग करते हैं बट फेल हो जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स इवन गवर्नमेंट आर taking steps like limiting work hours so people are able to do so. Even government भी अब क्या कर रही है कि limiting work hours कर रही है so that लोग काम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ वर्किंग पर्सनालिटी, मैं भी अपनी लाइफ को बैलेंस करती हूँ कि मैं कहती हूँ मैं 7 बजे के बाद लोगों के फ़ोन नहीं सुनूंगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारे क्यू कार्ड्स और फॉलोअप क्वेश्चंस यहीं पे होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपको किसी को स्पीकिंग देनी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड आप एनरोल हो सकते हो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपको वहाँ पे ऑनलाइन आपकी 1-to-1 स्पीकिंग लेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो IELTS की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये क्यू कार्ड रिसेंटली अभी आया था एग्जाम में, तो इसलिए हमने इसकी वीडियो बनाई है आपके लिए ईजी रहे। In this video, I'll be discussing a cue card and its follow-up questions, and you'll be glad to know that ये cue card recently पंजाब रीजन में एग्जाम में पूछा गया है। So आइए डिस्कस करते हैं क्यू कार्ड हमारा। Describe a time when you organized a happy event successfully. You should say what the event was, how you prepared it, who helped you to organize it, and explain why you think it was a successful event. So these are the 4 questions that you need to cover in your cue card. First, वो इवेंट क्या था और आपने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया, किसने आपकी मदद की वो ऑर्गेनाइज करने में, और एक्सप्लेन कीजिए आपको क्यों लगा कि वो एक सक्सेसफुल इवेंट था। सैम्पल आंसर, I love to organize events. On July 16 last year, it was my mother's 50th birthday and I wanted to do something special for her. However, due to the pandemic, most celebrations were forbidden. We were all cooped up inside our houses. I decided to give her a surprise online party. I asked my sister for advice on how we can make it special. We have a large family and we asked everyone in the family, all our cousins, uncles, aunts, to record something for my mother. It could be anything. There were no restrictions. One of my cousins recorded a dance performance and an uncle wrote a beautiful poem. My grandpa sang a beautiful song in Gujarati. After receiving all the videos, we combined them into one big video. It was not easy though. We had to send reminders and messages some of my aunts and uncles again and again. Some events sent it one day before the birthday, but they all finally did it. Moreover, it was all hard to remind them to keep it a secret. We were sure one of our aunts or uncle would spill the beans. Thankfully, no one did. Then we organized a special get together on Zoom for the family. This was also hard because some of our relatives live in a different time zone. We wanted to choose a time everyone could be available. Here we failed to some extent, but some of our relatives couldn't be online at that time. The birthday fell on a weekday, so it was just not possible. On her birthday, I ordered her favorite truffle cake
And then when everyone joined the Zoom meeting, I handed my mom the phone and she told her someone wants to wish her a happy birthday. She was shocked to see all the family on the meeting. Then she cut the cake while I held the phone and everyone wished her happy birthday. Finally, for the big reveal, we played the video on the TV and recorded her reactions while watching the video, and we telecast it on the meeting on the split screen. One screen showing her reactions and the other showing the video. My mother had happy tears in her eyes by the end of it all, and I think that alone made it a successful event. However, others told me that it was such a wonderfully organized and it was so nice meeting everyone online. Even after the video was over, everyone stayed on the meeting and we kept on talking and discussing everyday life. This is the end of your cue card, and now we'll discuss in your native language. I love to organize events. मुझे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में बहुत मज़ा आता है. 16th लास्ट ईयर जुलाई में मेरी मम्मी का 50th बर्थडे था और मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल करना था. देखा जाए तो दूसरी जगह पेंडेमिक था, काफ़ी सेलिब्रेशंस जो थी वो फॉरबिडन थी, मनाने से मना की गई थी, और हम सबको हाउस रेस्ट एक तरह का मिला होता, घर पे ही रहना है सो दैट चेन टूट सके. तो मैंने सोचा मैं अपनी मॉम को सरप्राइज ऑनलाइन पार्टी दूंगी. मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया और उससे एडवाइस ली कि कैसे स्पेशल बनाया जाए. हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है एंड हमने हर एक को पूछा, कजन्स, अंकल और आंट को बोला कि आप कुछ रिकॉर्ड करिए मम्मी के लिए, और वो कुछ भी हो सकता है. हमने किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आपने हैप्पी बर्थडे बोलना है, नो. तो एक मेरे कजन ने एक डांस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की, बहुत सुंदर डांस परफॉर्मेंस थी, घूमर पे जो दीपिका पादुकोण का गाना था उस पर उन्होंने रिकॉर्ड किया. और एक अंकल ने मेरे मामा जी ने ब्यूटीफुल पोएम लिखी अपनी सिस्टर के लिए, मेरी मॉम के लिए, और मेरे ग्रैंडपा ने एक बहुत ही प्यारा गाना गुजराती में गाया. और जब हमने सारी वीडियोस हमें मिल गई, हमने इसको कंबाइन किया और एक बड़ी वीडियो बनाई. एंड ईजी नहीं था हालांकि, एंड हमने कई अंकल आंटीज को कितने रिमाइंडर भेजे कि भेजो भेजो प्लीज़, कुछ ना कुछ भेजो, और कुछ ने तो एक दिन पहले भेजी, एंड फिर भी हमने कर लिया. And moreover, it was all hard to remind them to keep it a secret. All obviously, family में सबको चुप करवाना कि बताना मत बहुत बड़ा टास्क होता है खुद में. तो हमने सबको ट्राई किया कि वो सीक्रेट ही रखें, और मुझे लगता था मेरे एक अंकल आंट बोल देंगे. सो यहाँ पे आई हैव यूज स्पिल द बीन्स कि वो निकाल सकते हैं, बट थैंकफुली किसी ने नहीं निकाला. और एक ऑर्गेनाइज हमने किया स्पेशल इवेंट गेट टुगेदर, किस पे, जूम ऐप पे. किसके लिए? फैमिली के लिए. एंड हार्ड था बिकॉज कुछ रिलेटिव्स जो थे वो डिफरेंट टाइम जोन में रहते थे, कुछ कनाडा में थे, कुछ यूएसए में थे. तो हमने चूज़ किया वो टाइम जिसमें हर कोई अवेलेबल हो, बट कुछ हद तक हम फेल हुए क्योंकि कुछ रिलेटिव्स ऑनलाइन नहीं आए. और क्यों, मम्मी का बर्थडे वीकडे पे था तो पॉसिबल नहीं था. उनके बर्थडे पे मैंने उनका फेवरेट ट्रफल केक ऑर्डर किया, और हर एक ने जूम मीटिंग जब ज्वाइन की, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देख किसी ने आपको विश करनी है, आप प्लीज़ देख लो. तो जब सब ने मम्मी को विश किया, और मम्मी सबको देख के, सभी फैमिली मेम्बर्स को मीटिंग में देख के शॉक्ड हो गई. फिर उन्होंने केक कट किया और मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, और एवरीवन वाज विशिंग हर, के सब उनको विश कर रहे थे. और फाइनली मैंने जो वीडियो बनाई थी, जब सबके कंट्रीब्यूशन के साथ हमने वो वीडियो टीवी पे चलाई और उनको रिकॉर्ड भी किया कि वो देख के कैसे रिएक्ट करते हैं. एंड हमने वो जो वीडियो थी टेलीकास्ट की उस पर भी, जूम ऐप पे भी, और सबने देखा. हमने 2 स्क्रीन में उसको डिवाइड कर लिया था, एक पे मम्मी के रिएक्शंस आ रहे थे और एक पे वो वीडियो आ रही थी. One screen showing her reactions and other showing the video. My mother had happy tears in her eyes by the end of it all. मम्मी एक्चुअली रो रहे थे, खुशी के आंसू वो बोल रहे थे, खुशी के आंसू हैं. एंड आई थिंक दैट अलोन मेड इट अ सक्सेसफुल इवेंट. उनके खुशी के आंसू से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी उनके लिए यादगार मैंने छोड़ी है, और सभी ने छोड़ी है इनफैक्ट. हाउएवर अदर्स टोल्ड मी इट वाज सच अ वंडरफुली ऑर्गेनाइज. सबको लगा कि, सबने ये कहा कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, सबको बहुत अच्छा लगा एक दूसरे को मिलके. और वीडियो जो थी जब ओवर हुई, फिर भी कोई भी नहीं ऑफलाइन गया, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, क्या चल रहा है, किसका क्या हुआ. तो सारी बातें हम गेट टुगेदर एक तरह का ऑनलाइन में चल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा सभी फैमिली मेम्बर्स को भी. तो इसी के साथ हमारे क्यू कार्ड का अंत होता है. एंड अब हम डिस्कस करेंगे इसके फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ द क्यू कार्ड. हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन टू बी ऑर्गेनाइज? कहता पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं चिल्ड्रन को, बच्चों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि वो प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करें. तो आई थिंक पेरेंट्स शुड हैव अ डेली शेड्यूल फॉर देयर चिल्ड्रन. सो गाइस, अक्सर आपकी प्रोनाउंसिएशन भी मैंने बहुत बार नोटिस किया स्टूडेंट्स
करते हैं स्केड्यूल, शेड्यूल, तो शेड्यूल भी सही शब्द है और स्केड्यूल भी सही शब्द है। एक अमेरिकन एक्सेंट है और ब्रिटिश एक्सेंट है, सो बोथ आर करेक्ट। दे शुड ऑल्सो अलॉट एवरी टास्क अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, कहते पेरेंट्स को एक शेड्यूल बना देना चाहिए बच्चे के लिए और उनको एक टाइम अलॉट कर देना चाहिए कि इस टाइम पे फिनिश करना है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क देम टू राइट ईच टास्क ऑन द कैलेंडर एंड राइट हाउ मच टाइम दे एक्सपेक्ट टू गिव इट टू अलोंगसाइड इट। देन देयर शुड बी रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर फिनिशिंग और नॉट फिनिशिंग द टास्क, तो अगर वो फिनिश करते तो उनको कुछ देना चाहिए, नहीं करते तो उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। ऑन वट ओकेजन्स डू पीपल नीड टू बी ऑर्गेनाइज, कहते किन ओकेजन्स पे लोगों को ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, होना चाहिए। आई डोंट थिंक पीपल नीड एन ओकेजन टू बी ऑर्गेनाइज, वी शुड ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज ऑल द टाइम। मुझे नहीं लगता कि किसी ओकेजन के लिए होना चाहिए, हर पल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। व्हेन वी आर ऑर्गेनाइज वी टेंड टू सेव टाइम एंड डू थिंग्स फास्ट। अगर हम ऑर्गेनाइज रहेंगे तो हम चीज़ें जल्दी कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। ऑल्सो बीइंग ऑर्गेनाइज क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स। अगर हम खुद ऑर्गेनाइज रहते हैं तो क्या होता है, गुड इंप्रेशन पड़ता है किस पे, दूसरों के ऊपर। डज एवरीथिंग नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड, कहता है क्या ये जरूरी है कि हर एक चीज को हमें पहले ही प्लान करना चाहिए, उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए। आई थिंक ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी वेल प्रिपेयर्ड but the minor details can be left out. It's like a speech, we prepare the main ideas but we leave some liberty to make some changes with the minor details. Preparing everything in advance would be very exhausting if not possible. So it's very clear कि हमें जो चीज़ें हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और माइनर डिटेल्स अगर छोड़ते भी है इट्स ओके। तो यहाँ पे हम अगर कोई स्पीच देते हैं और मेन आइडियाज तैयार कर लेते हैं और खुद को एक लिबर्टी देनी चाहिए कि हम चेंजेस उसमें माइनर चेंजेस डिटेल्स के ऊपर ला सकें। नेक्स्ट, डू पीपल नीड अदर्स हेल्प व्हेन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, कहता है लोगों को जरूरत है दूसरों की जब वो कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वेल इट डिपेंड्स अपॉन द टास्क, देखो भाई काम के ऊपर डिपेंड करता है। इफ वी ऑर्गेनाइजिंग अ बिग इवेंट वी डेफिनेटली नीड हेल्प। For example, wedding planners have a whole team of 10 to 15 members because a single person cannot manage everything. But if there are small things like a small family get together, I think a person can organize it on their own. खुद मम्मी आपके घर में पार्टी होती है, मम्मी खुद मैनेज कर लेती है ना, तो छोटी चीजें खुद इवेंट की जाती हैं। बट बड़ी चीजों के लिए ये हर एक के पास उनको हेल्प चाहिए। So this is the end of your follow up questions. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ये जो क्यू कार्ड है रिसेंटली आपका जो 2021 में एग्जाम में आए हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट विद यू। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज हम इसी चैनल पे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग की टेक्निक्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे और मास्टर कॉपीज भी डिस्कस करेंगे। टिल देन, सायनारा।